हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी में शुरुआत से पढ़ाएंगे आपको वर्णमाला। ठीक है, देखिए वर्णमाला में जो है वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक तो स्वर है और दूसरा क्या है आपका व्यंजन। ठीक, परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, तो कभी कभी मामला फंस जाता है, कभी कभी 11 स्वर बताता है और कभी कभी 13 स्वर बताता है। तो अभी इसकी जानकारी दी जा रही है। प्रश्न आ जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या आपकी 33 है। जो आपकी लिपि है वो आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब देखिए आप लोग, हमने और लिख दिया हुआ, दिख रहा होगा आपको प्रोजेक्टर से, लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, वर्ण, अक्षर। जो हम लोग लिखते हैं, छोटा बड़ा जो भी हम लोग लिखते हैं, ये सब आपके वर्ण हैं। अब इसको चाहे वर्ण कहिए, चाहे आप लोग इसको अक्षर कहिए, और चाहे इसको आप लोग ध्वनि कहिए। तो प्रश्न ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको जवाब देना है, चाहे ध्वनि ऑप्शन में होगा, चाहे वर्ण होगा, चाहे अक्षर होगा। ठीक, अब वर्णमाला जो हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब देखिए भी आपको बताया जाए कि स्वर जो है आपके, स्वर में मैंने लिख दिया है संयुक्त स्वर और उधर लिख दिया है संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले आपको स्वर दिखा दें क्या है। देखिए स्वर आपको जो दिखेगा, छोटा से लेकर आ, इसको लोग छोटा बोलते हैं लेकिन बोलते हैं आ से, बोलते आ बोला जाता है। आ से लेकर आहा तक आपके स्वर माने गए हैं। ठीक, माने गए हैं। तो 11 कब और 13 कब है? देखिए जब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋण, ए, ऐ, औ, आहा, औ, यहाँ तक पढ़ेंगे अगर आप लोग तो 11 ही स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अंगा और आहा को स्वर नहीं माना गया, इसीलिए 11 स्वर हैं। 13 कभी कभी अब इसको फंस जाता हूँ तो एग्जाम के ऊपर है, एग्जामिनर क्या मानता है। फिलहाल अंगा और आहा क्या है, अगर वो स्वर नहीं है तो क्या है? तो अंगा और आहा जो आपका ये है अयोग वाह है। प्रश्न आता है कि अयोग वाह की संख्या कितनी है, तो आपको जवाब देना है 2। क्या नाम उसका है? अंगा और आहा। ध्यान दीजिएगा, जो ये डबल बूंदी लगा हुआ अनुपात वाला, इसका नाम विसर्ग होता है, और जो ये लिखते हैं इसका नाम अनुस्वार होता है। ठीक, तो देखिए स्वर है, इस स्वर में स्वर की जो परिभाषा होती है, स्वर की परिभाषा है कि ये जो है बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इसका जब उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी से मिलके नहीं बने होते। जैसे हम बोलते हैं आ, तो ये बिल्कुल स्वतंत्र है। प्रश्न आता है कि जिसका उच्चारण कुछ स्वतंत्र अवस्था में किया तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्वर कहते हैं। व्यंजन कभी स्वतंत्र नहीं होते, उनको स्वरों की सहायता लेना पड़ता है। क्यों? देखिए जैसे हम लोग का बोलते हैं तो का ऐसे नहीं बनता है, का ऐसे बनता है, का प्लस छोटा आ। का में हलंत लगने का मतलब होता है ये अक्षर आधा हो गया। मतलब जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, व्यंजन को सहारा लेना पड़ता है, स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। लेकिन जो स्वर होते हैं ये अपने आप में फ्री हैं, स्वतंत्र है। तो प्रश्न परिभाषा आएगा कि जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं, जो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, वो स्वर हैं, और जो बिना सहायता के नहीं बोल सकते हो क्या है आपके? व्यंजन। ठीक है, लेकिन इसमें विवादित इसमें ये भी है कि जो लास्ट की 4 है, ए, ओ, ये 4 आपके संयुक्त स्वर हैं। अभी आपने कहा कि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये 4 जो ऐसे हैं ये मिला के बनाए गए हैं। देखिए एक होता है संयुक्त स्वर, और जब भी पढ़ेंगे आप लोग व्यंजन तो संयुक्त व्यंजन भी मिलेगा आपको। संयुक्त स्वर की संख्या भी 4 है और संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 है। तो फिलहाल हम संयुक्त स्वर को पढ़ते हैं। कौन कौन है? बहुत ही आसान था कि बता ही दिया आपको कि लास्ट के ही 4 हैं, शुरुआत के नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ 1 2 3 4, ये 4 लोग ऐसे कंटिन्यू जो आपके संयुक्त स्वर कहलाएंगे। तो परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर नहीं है, और आपको अगर नहीं भी याद हो तो ये लास्ट के 4 ही संयुक्त स्वर हैं आपके, आपको याद भी नहीं करना। लेकिन ये किससे किससे बना है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब मैं बता दूं आपको कि ए किससे बना हो, ए किससे बना हो। देखिए एक चीज देखिए, सब में देखिएगा, सब में कॉमन क्या है? सभी में छोटा आ कॉमन, देखिएगा कॉमन है, आ से सभी बना हुआ है। अब किससे क्या बना देखते हैं। तो ए का जो निर्माण हुआ छोटा आ प्लस छोटी ई। ए का मतलब हुआ कि इसमें डबल, ए का मतलब हुआ कि ऐसे जब लिखते हैं तभी आपका ऐसे बनता है डबल। ये डबल वाला है, आपका डबल मात्रा इसमें है, इसलिए
ए का जब निर्माण होगा तो आ प्लस एक ए इसमें आ जाएगा। जब ओ का निर्माण होगा तो एक चीज़ तो कॉमन है कि सब में छोटा पहले से रहेगा। ओ का निर्माण होगा आ प्लस छोटा ओ। देखिए इसमें जो ओ जब लिखते हैं तो इसमें छोटा ओ बन के आता है, तो एक तो जुगाड़ हो गया कि इसमें जो छोटा ओ बन के आ रहा है तो आ तो कॉमन है प्लस छोटा ओ। और लिखा होने का मतलब डबल हो गया इसके अंदर, तो डबल होने का मतलब एक ओ आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो एक इससे बना है आ प्लस छोटी, एक इससे बना आ प्लस इसमें डबल माना जाएगा, तो ए के लिए उतार देना है। ओ सिंगल है तो आ कॉमन है और आ में छोटा ओ बनना है, छोटा ओ। औ है तो एक ओ आपको उतार देना है। तो ये आपके हो गए संयुक्त स्वर। अभी आपको व्यंजन पढ़ाया जाएगा तो संयुक्त व्यंजन के बारे में बता दिया जाएगा। फिलहाल 4 होते हैं, छ, त्रि, ज्ञ और स्र। प्रश्न आया कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो छ, त्रि, ज्ञ, स्र मतलब 4 है। अभी इसकी जानकारी आपको व्यंजन में बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्न आ जाए कि स्वर कितने हैं, तो फिलहाल अभी अब 11 ही मानिए। 13 कब होता है, जब थोड़ा सा विवादित है ये कि जो ये अंगा वाहन ले लिया जाए तब तो कुल स्वर 13 माने जाएंगे। अब जब एग्जाम होगा, एग्जामिनर अपने हिसाब से क्या मानता है उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल लगभग 90% 11 ही सही है। ठीक है, एक कोड है 1133, एक बढ़िया कोड है 1133। तो 1100 का मतलब हो जाएगा 1100 माने स्वर, 11 स्वर होते हैं और 33 आपको क्या मानना है, व्यंजन। 1133, 11 स्वर, 33 क्या है, व्यंजन होंगे। ठीक है, अंगा वह स्वर नहीं है तो ये अयोग वा है। प्रश्न आएगा अयोग की संख्या कितनी, तो 2 है। ठीक, अब देखिएगा आप लोग जिससे हम लिखते हैं, हम लोग कभी हम लोग वहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा, इस पर जो ये वाला लगाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं आगत स्वर कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपका है कि अगर कभी नीचे बिंदु लगा मिल जाए, जा, फा, कुछ भी, तो इस बिंदु का जो नाम होता है, इस बिंदु को लोग नुक्ता बिंदु कहते हैं, जो नुक्ति खाते हैं लोग। ठीक है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, नुक्ता बिंदु। ठीक, जा के नीचे बूंदी है, फा के नीचे बूंदी है, तो इस बिंदु को पहले जाने कहते क्या है, इस बिंदु का नाम होता है नुक्ता बिंदु। अब देखिए जा फा, ये आपके व्यंजन में तो आएंगे, स्वर में तो आएंगे नहीं, तो इसको आगत व्यंजन कहा जाता है। और क्या कहते हैं, ये लोग शब्द जो है ये अरबी फारसी शब्द कहलाते हैं। जो ये बिंदु लग जाता है ये कैसे शब्द बन जाते हैं, अरबी फारसी शब्द। ठीक, अब आते हैं स्वर। स्वर को 3 भाग में बांट दिया गया, एक आपका ह्रस्व स्वर है, एक आपका दीर्घ स्वर है और एक आपका प्लुत स्वर है। ठीक, ह्रस्व स्वर के बारे में ये बताया था कि जिसके बोलने में कम समय लगता है या एक मात्रा निकलता है। देखिए छोटा, छोटी, छोटा ऋण, इसमें एक ही मात्रा, इसको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ में क्या होता है कि इससे दुगना समय, मतलब जितने डबल मात्रा हो या बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए औ, जिसमें डबल आ की मात्रा निकलता है वो दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में बहुत ही कम समय लगता है बोलने में। जितना भी छोटा वाले आइटम है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, जितने छोटा आ वाले आइटम है ह्रस्व स्वर, जितने बड़ा आ वाले आइटम है वो दीर्घ स्वर। एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की परिभाषा है कि दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। इसका देखिए क्या होगा कि नाटक में कहीं मिलेगा आपको, या किसी शब्द को लंबा खींचने में से, देखिए जब बोलते हैं हम लोग ओम तो काफ़ी समय लग रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, अगला देखिएगा आप लोग, जो ये ह्रस्व स्वर होता है इसी को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर। ये मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इसमें एक ही तो मात्रा निकल रहा है, छोटा, छोटी, छोटा, इसमें एक ही मात्रा निकल रहा है। अगला क्वेश्चन है अयोग वा की संख्या कितनी है, 2। क्या नाम है, अंगा और आहा। इसका मैं डिटेल से बता रहा हूं। तो जो अंगा को जब बूंदी लगता है ये वाला, इस बूंदी का नाम होता है अनुस्वार। जब हम लोग अंक लिखते हैं और ये जो बिंदु का प्रयोग करते हैं इसका नाम क्या पड़ता है, अनुस्वार। जब हम लोग अतः लिखते हैं और डबल बिंदु से अनुपात में मैथ क्या लगता है, डबल अनुपात को हम लोग विसर्ग कहते हैं। तो अयोग वा की संख्या कितनी है, 2। ठीक, अगला है हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा कि स्वर के 3 पार्ट हुए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है इसमें एक मात्रा है जिसके बोलने में कम से, मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी छोटा आ वाले आइटम, छोटा आ है और क्या छोटा, छोटी ई है, छोटा ऊ है और आपका ऋण, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर उसे कहते हैं इसमें बड़ा आ निकले, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, औ।
ये कौन सा आदमी है? अंगा और आहा जो है ये आपका आयोग वाह है। अंगा और जो बुंदी लगा हुआ है इसको हम लोग अनुस्वार कहेंगे और डबल बिंदु को जो ये है विसर्ग कहेंगे। देखिए आपका स्वर समाप्त हुआ, अब हम लोग व्यंजन पे आ रहे हैं। ठीक, तो मैं व्यंजन आपका का से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले का से लेकर जब आप माँ तक लिखेंगे, एक लाइन में आपको 5 अक्षर रखना है, 50 25। का से लेकर जब माँ तक लिखेंगे आप तो इसको अस्पर्श व्यंजन कहेंगे। तो परीक्षा में आ जाए कि अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। अस्पर्श का मतलब होता है कि उच्चारण करते समय कभी कंठ से आवाज आएगी, कभी जीभ से आवाज, कभी ओठ से, तो कहीं ना कहीं बोलते समय कुछ ना कुछ स्पर्श करता है, उसी को अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आपको जवाब देना 25 का से माँ तक। ठीक, एक शब्द मिलेगा आपको वर्ग और एक शब्द मिलेगा वर्ण। देखिए सब में का जो पहला अक्षर है का, चा, टा, ता, पा, देखो एक होता है वर्ण। वर्ण तो इसमें सब है, का वर्ण खा, मतलब वर्णमाला में वर्ण तो सब लिखा हुआ है। जो सब में का जो पहला अक्षर है, सब में का पहला अक्षर वर्ग कहलाता है। ये का वर्ग कहलाएगा, ये चा वर्ग कहलाएगा, ये टा वर्ग कहलाएगा, बाकी सारे अक्षर वर्ण, वर्णमाला की वर्ण है। ठीक है, तो इसमें क्या करना आपको है, एक चीज आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले सब में का पहला अक्षर का, चा, टा, ता, पा, तो इसको हम पढ़ सकते हैं शॉर्टकट में कचट तप। बहुत से बच्चे का खा का भूल जाते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कोड कचट तब याद कीजिए, जिससे कि आप इसका सीक्वेंस नहीं भूलेंगे कि यहाँ के बाद क्या आता है। तो अगर आपको याद होगा कचट तब तो बहुत ही मदद करेगा आपके लिए। ठीक, अब देखिए इसका उच्चारण कहाँ से होता है? जो का वाली लाइन है, का, खा, गा, घा, अंगा, कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ। कंठ यहाँ होता है। का जब बोलेंगे तो कंठ से आवाज करेगा। तो जो का की पूरी लाइन होती है किससे बोली जाती है? कंठ से। अब देखिए चा की लाइन, तो जो चा की पूरी लाइन किससे बोली जाती है? तालब या तालु से। जो टा की पूरी लाइन होती है उसको किससे बोलते हैं? मूर्धन्य से। और जो ता की पूरी लाइन होती है, ता, था, दा, धा, ना, किससे बोलते हैं? दांत से, दंत से। और जो पा, देखिए पा बोल के देखिए, पा, फा, तो आपका ओंठ जरूर टच करेगा। पा, फा, बा, भा, मा, किससे होता है? ओंठ से बोला जाता है। अब परीक्षा में ये तो आपको किसी तरह लग ही जाएगा, इसके अतिरिक्त वाला बहुत आता है एग्जाम में। प्रश्न आ जाए कि आ मतलब छोटा और बड़ा का उच्चारण कहाँ से होता है, तो या तो एग्जाम टाइम आप बोलिए, उसको देखिए कंठ से आवाज़ निकल रही है, तो छोटा और बड़ा भी जो है कंठ से ही निकलता है। ठीक है, तालब से क्या एक्स्ट्रा में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सा होता है, शरीफ वाला सा, ये बहुत आता है कि शरीफ वाला सा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु या तालब से। इसमें सारे देख लीजिएगा, सा है, या है, छोटी है, बड़ी, किससे बोला? तालब से। ये सब एक्स्ट्रा, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। इसकी तो जुगाड़ अभी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा। मूर्धन में एक्स्ट्रा क्या है? ऋण है और षटकोण वाला सा है। दांत में क्या एक्स्ट्रा है? सा एक्स्ट्रा है। और ओंठ में क्या एक्स्ट्रा है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है, आप बोल के देख लीजिए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो आपका ओंठ आपका चिपक जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अच्छा अब इसका जुगाड़ बताने वाला हूँ कि परीक्षा टाइम कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो ये तो आपको याद करना है कि सब में का जो पहला अक्षर कचट तब, ये आपका वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। अब प्रश्न आ जाएगा कि भाई गा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो परीक्षा टाइम में जल्दी आवाज़ भी नहीं निकलता कि कहाँ से आवाज़ निकल रहा, कंठ से निकल रहा है कि तालू से। परीक्षा के टाइम इतनी घबराहट होती है कि पता ही नहीं कर पाते हैं कि कंठ से निकल रहा है कि तालू से कि मूर्धन्य से। तो करें क्या? इसके लिए बढ़िया जुगाड़ देखिए, एक कोड आपको याद करना पड़ेगा, कंता मूद ओ, एक कोड याद कीजिए। और ऊपर एक कोड आपको पढ़ना है, कचट तब। ये का वाली लाइन हो जाएगी, ये चा की पूरी लाइन, ये टा की पूरी लाइन, ये ता की पूरी लाइन और पा की पूरी लाइन। और एक कोड याद कीजिएगा आप लोग, कंता मूद ओ, इसी से हम लोग भी लगाते हैं, जिससे कि भूल जाते। बीच में से पूछ लिया कीड़ा का उच्चारण कहाँ से, तो कौन इसको याद कर पाएगा? तो ये तो पता था कि ये टा की लाइन में है, और टा की लाइन किससे बोली जाती है? मूर्धन। अगर आपने कोड याद कर लिया तो आपके 25 अक्षर याद हो जाएंगे आपको। ऐसे कंता मूद ओ, तो का से कंता, का से कंठ, कंठ की लाइन का, ता मतलब तालब्य, तो तालब की लाइन चा वाली होती है। मु मतलब मूर्धन्य, मूर्धन मतलब टा की लाइन किससे बोली जाएगी? मूर्धन से।
दा मतलब दंत, दांत की लाइन ता से बोली जाएगी और पा की लाइन किससे बोली जाएगी, ओंठ से। इसी से आपका मामला क्लियर हो, कोई जुगाड़ नहीं, वरना भूल जाओगे। ये तो बच्चे याद कर लेंगे कचट तब, का की पूरी लाइन सबको आती है। अगर पता चल जाए कि इसके बाद चा आता है तो कैसे पता चलेगा, कचट तब आपका बहुत फायदा, क्योंकि बहुत से बच्चे भूल गए हैं का खा गा, तो कचट तब आपको याद दिला देगा। याद तो आ गया कि का वाले के बाद चा की लाइन लेनी है, क्योंकि कचट तब से कंफर्म हो जाता है। अब प्रश्न आ जाए कि जा किस में आता है, अब जा बोलना आपको। अब परीक्षा के टाइम आपके आवाज़ नहीं निकल रहे हैं तो कैसे क्या किया जाए, इसके लिए आप जो है सीधा आप देखिए, आप पहले कंफर्म कीजिए जा किस लाइन में आता है। आपने कहा चा की लाइन में आता है, और चा की लाइन किस लाइन में पड़ेगी, तो ऐसे याद कीजिए, कंता मुद ओ और कचट तब लिख लीजिए। तो आपने कहा चा की लाइन तालब, तालू आप बता दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा तो भैया याद करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी चीज़ है। तो का से जब माँ तक की बात की जाए, लिखा होगा देखिए, स्पर्श व्यंजन कहाँ तक होते हैं, का से माँ तक। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25, ठीक है। वर्ग तो आपको क्या याद करना है, कचट तप, वर्ग कितने हैं, प्रश्न आ जाए कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो भाई का से माँ तक होता है, वो भी 25 कहलाएगा। वर्ग में टोटल कितने आ जाते हैं, तो वर्ग में टोटल 25 आएंगे, वर्गीय व्यंजन 25 है। क्या कोड है, कचट तप, ठीक। अब यहाँ से आते हैं तो माँ तक हो गया, माँ के बाद आता है या रा ला वा, पूरा हमने वर्णमाला ही लिख रखा है। तो जो या रा ला वा होते हैं वो कैसे व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। जितने भी सा होते हैं, सा 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 हा, ये कैसे व्यंजन होते हैं, ऊष्म में, ऊष्म मतलब होता है गर्मी। जब हम इस अक्षर को बोलेंगे तो हमारे अंदर से गर्म हवा निकलेगी, उस माने गर्मी। उस व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक। क्षत्रिज्ञा, ये कैसे व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको पीछे भी बताया था शुरुआत में, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। अब इसमें एक आदमी छूटा हुआ है सा, लेकिन अभी इसमें इसको नहीं लिखना है, ठीक है। अभी इसको अलग से बताएंगे, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4, ठीक है। अगला देखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा मैंने काट दिया पहले से, जो भी है सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब प्रश्न में आता है कि जो ए है और ए, फिलहाल जानते हैं आप लोग, ये संयुक्त स्वर भी हैं, ठीक। ये लोग कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु से भी बोला जाता है। प्रश्न आता है कि ए और ए का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आपको जवाब देना है कंठ और तालु दोनों से होता है। ये भी हाल ही में आया था यूपी SSSC की एग्जाम में कि निम्नलिखित में काकल्य व्यंजन कौन है, सीधा आपको याद करना है, इसकी परिभाषा से आपका काम नहीं होना है, सीधा जो आता उतना ही जाने। फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ बस। ए और ए किससे बुलाता है, कंठ और ताल दोनों से मिला के बुलाता है। काकल्य व्यंजन कौन है, हा। अब लिखा हुआ दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का जब संधि विच्छेद करेंगे तो दांत प्लस ओष्ठ, तो इसका सीधा एग्जाम्पल वा, जो वा शब्द है ये आपका दंतोष्ठ से बोला जाता है। अब एक शब्द है द्वितीय व्यंजन। अब देखिए द्वितीय की मैं आपको परिभाषा हल्का से बता देता हूँ। द्वितीय का मतलब होता है, जैसे वहाँ पे दिल्ली एग्जाम्पल लिखा हो, दिल्ली का मतलब क्या हुआ, द्वितीय की परिभाषा होती है कि जहाँ पर एक ही व्यंजन एक आधे में आए और एक पूरे में आए। जैसे देखिए दिल्ली जब आपने लिखा तो ला एक आधा आ रहा और एक ला पूरा आ रहा है। एक ही अक्षर अगर 2 बार आ रहा, एक कटा होगा और एक पूरा होगा, तभी वो द्वितीय व्यंजन कहलाएगा, वरना नहीं। के जैसे मान लिखा हो ऐसे लिखो, मान लीजिए तो आधा चा आया और आधा छा, दोनों अलग अलग अक्षर होंगे। जब सेम अक्षर 2 बार आएगा, एक बार आधा होगा और एक बार पूरा, इसकी जो परिभाषा है, एक ही व्यंजन एक आधा हो जाए एक पूरा हो जाए तो क्या कहलाता है, द्वितीय व्यंजन। अगला एग्जांपल देखिए, ये आधा और ये पूरा, लेकिन सेम अक्षर होना चाहिए, एक आधा एक पूरा, तो उसको क्या कहलाएंगे, द्वितीय व्यंजन। एक है अमानक वर्ण कौन है, वो भा नहीं लिखा हुआ, भा तो ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे है लेकिन थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, ऐसे घुमा दिया है, तो इस भाव में थोड़ा घुमा के लिखा हुआ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अमानक वर्ण। अब देखिए अब संयुक्त व्यंजन का नंबर लग चुका है। संयुक्त व्यंजन देखिएगा सभी लोग, छा त्रिक ज्ञा और स्रा किससे बना हुआ है, ये बहुत एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। अब छा का जो निर्माण हुआ है, का में हलंत का मतलब आधा लिया गया है और ये वाला सा लिया गया है। अब कैसे एग्जाम में याद, ये तो याद करने वाली चीज़ है। देखिएगा जिसको छा की स्पेलिंग आती है, जो छत्रे लिखते हैं तो छत्रे ऐसे लिखते हैं,
KSHA, क्षत्रिय ऐसे लिखते हैं। तो के से हो जाएगा का और शा से हो जाएगा शा। इंग्लिश अगर आपको आती है तो उसका आप निर्माण कर सकते हैं। त्रा कैसे लिखते हैं? TRA, तो टी से हो जाएगा ता, लेकिन पहले अक्षर में हलंत जरूर लगेगा, और आर से हो जाएगा रा। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो उसका आप हिंदी में बना सकते हैं। ज्ञा मतलब ज्ञानधारा, ठीक। तो ज्ञा में आपका बनेगा जा प्लस इया, जा में हलंत आपको लेना है, ठीक है। श्रा में आते हैं, तो श्रा में जब आते हैं हम लोग तो शा प्लस रा। श्रा की मैंने हिंदी इंग्लिश लिख दी है, तो शा से हो जाएगा शा, ये वाला सा प्लस आर से हो जाएगा रा, ठीक है। तो अगर आपको इसकी इंग्लिश आती है तो हो सकता है कि आपके लिए हिंदी इसको याद ना करना पड़े। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छा। छा किससे बनता है? का प्लस सा। ये अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो छा की स्पेलिंग, छा मतलब क्षत्रिय, और क्षत्रिय ऐसे लिखते हैं, तो के से हो जाएगा का और ऐसे से मिला के हो जाएगा शा, ठीक है। फिर से मैं आपको का से लेके माँ पे आ गया। का से माँ तक स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या 25। सम्मे का जो पहला अक्षर होता है वर्ग कहलाता है, वर्ग नहीं वर कहलाता है। ये का की पूरी लाइन किससे बोले थे? कंठ से। तो एक कोड मैंने क्या बताया? कचट तप, और एक कोड बताया कंता मूद ओ। अगर आप दोनों को मिला के लगा लेंगे तो आपके सारे उच्चारण कन्फर्म हो जाएंगे। एक चीज बताना भूल गए आपको, जो सम्मे का पांचवा अक्षर है, 1 2 3 4 5, सम्मे का जो पांचवा अक्षर है इसको कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। क्या कहते हैं? अनुनासिक या नासिक व्यंजन भी इसको कहते हैं। अनुनासिक, उनासिक की परिभाषा है कि इस अक्षर का जब आप बोलेंगे तो नाक और मुंह दोनों से आवाज आएगा। प्रश्न आता है कि नाक से आवाज और मुंह दोनों से आवाज कौन सा अक्षर आता है? उसको कहते हैं अनुनासिक या ना। तो ना दोनों में आ रहा है, ना ना बोलिए यहाँ, तो नाक जरूर इसमें आवाज करेगा आपका। तो सम्मे का जो पांचवा अक्षर होता है वो अनुनासिक व्यंजन या नासिक व्यंजन कहलाता है। अब अगला देखिएगा, आप लोग लिखा हुआ है लुंठित व्यंजन कौन है? परिभाषा आपको नहीं, सीधा आपका इस एग्जाम्पल, लुंठित व्यंजन कौन है? रा। इसका मैं कुछ जुगाड़ दूंगा, अगर आपको याद करने रा कैसे आएगा तो हम लिखते हैं या रा ला वा। ला से बनाइए लुंठित व्यंजन, और ला से पहले क्या लिखा हुआ? रा। आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। ला से लुंठित व्यंजन, और लुंठित व्यंजन कौन है? रा के उससे पहले रा लिखा हुआ है। अब देखिएगा पार्श्विक व्यंजन, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आपका जो ला कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। प्राकंपित जो रा है तो इसमें प्राकंपित जो प्रा लिखते हैं ये, तो रा निकल रहा है, तो प्राकंपित व्यंजन में प्राकंपित व्यंजन कौन? रा। ये सब आपको रटना पड़ेगा। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी को कहते हैं द्विगुण व्यंजन। डा है और ड़ा, इसे बूंदी नीचे लगा होगा। कैसे? द्विगुण का मतलब क्या हुआ? जैसे एक डा ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो क्या इसके अंदर दो गुण नहीं होंगे? दो गुण हुए, इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसके अंदर दो गुण हैं, तो इसको और इसको जो है द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, एक ये वाला डा, एक ये डा वाला ये, ठीक है। इसको कहते हैं द्विगुण। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और किसको कहते हैं? ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगला है वत्स्य व्यंजन, इसको आपके नरल याद करें, नरल। वत्स्य व्यंजन कौन है? नरल, नारला, ठीक है। अगला आपका देखिए क्या लिखा हुआ है? अर्ध स्वर। आधे स्वर कौन है? तो जो यहाँ पे या लिखा हुआ है और जो यहाँ पे वा लिखा हुआ है, ये दोनों क्या आपके हैं? अर्ध स्वर हैं, ठीक। अगला थोड़ा सा हिंदी साहित्यिक से चला गया थोड़ा सा, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि हिंदी में 5 उपभाषा। कितनी उपभाषा है? 5। और कितनी बोलियां हैं? 17। शायद वर्तमान में 18 बोलियां हो गई हैं, ठीक है। अगला आपने देखा होगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। पूरा डेट क्या होता है? 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छा सवाल है, ये देखिएगा। हिंदी शब्दकोश में जो क्षत्रिय वाला छा है का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो होता क्या, देखिए शा सा सा हा क्षत्रिज्ञ। तो बच्चे सोचते हैं जो छत्र छा है इसका लिखा हुआ है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो बच्चे सोचते हैं कि हा के बाद आता है, अच्छा गलत। लेकिन छा का निर्माण हुआ किससे हुआ है? का प्लस सा से, इसलिए क्षत्रिय वाले छा का वर्ण पहले क्या वर्ण माने? का माना जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा। बच्चे सोचते हैं कि छा से पहले तो हा के बाद ये आया छा,
गलत, छा का निर्माण हुआ है का प्लस सा से। तो प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो इसमें का आपको उत्तर मानना है। अभी मैंने आपको बताया कि अनुनासिक और नासिक समय का जो पांचवा अक्षर होता है का, खा, गा, घा, अंगा, पांचवा जो अक्षर होता है उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक या नासिक की व्यंजन का संबंध किससे है, नाक और मुंह दोनों से है। अब आपका अगला टाइप है अघोष और सघोष। ठीक, देखिए सघोष को सादा घोष भी बोल सकता है, चाहे सघोष लिखा हो चाहे घोष लिखा हो। ठीक, अघोष सघोष। फिर से लिख दिया है का से लेकर मा तक, का से मा तक आपके 25 अक्षर है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें, आ से अघोष और आ से आगे, आगे का जो अक्षर होगा, आगे के जो 2 अक्षर हैं वो आपके अघोष हैं और बाकी के पीछे के जो 3 अक्षर हैं सघोष। कैसे याद किया जाए, आ से आगे, आ से अघोष, आगे के 2 अक्षर अघोष कहलाएंगे और पीछे के 3 अक्षर क्या कहलाएंगे, सघोष। अगर आपको परिभाषा जाननी है, अघोष कहता है कि जिनके उच्चारण में कंपन ना हो, और सघोष की परिभाषा है जिनके उच्चारण में कंपन हो, बोलते समय कंपन हो। तो सा से सघोष, सा से साथे, मतलब जिसको बोलने से कंपन साथ में हो, तो सा से साथे और सा से सघोष। अघोष में कंपन नहीं होगा और सघोष में साथे कंपन होगा, तो अघोष सघोष ये हो गया परिभाषा। कैसे कंफर्म करें हम लोग, तो आगे के 2 अक्षर, आ से अघोष, आ से आगे, आगे के 2 अक्षर अघोष, तो पीछे के 3 अक्षर क्या होते हैं, सघोष। सघोष को ही क्या कहते हैं, घोष। ठीक, तो इस समय हो जाएगा कचट, तब इसका आपका सीक्वेंस से वर्ग है, शुरुआत के समय के आगे के 2 अक्षर अघोष और पीछे के 3 अक्षर सघोष। अघोष में कुछ एक्स्ट्रा भी आता है, ये तो आप जुगाड़ से हो जाएगा, ये सब रटना पड़ेगा। अघोष में विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं, जो डबल बुंदी वाला। अघोष में अतिरिक्त क्या है, विसर्ग आएगा और जितने भी सा, क्योंकि सा 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 अगर हा को भी ले लेंगे तो जितने भी लोग, ये पूरी लाइन ये उस व्यंजन की लाइन है, लेकिन हा को आपको छोड़ना है। तो जितने भी सा हैं, सा सा सा, ये सब आपके क्या हैं, अघोष। सघोष में क्या एक्स्ट्रा है, अंतस्थ व्यंजन। सघोष का मतलब होता है कि पीछे का 3 अक्षर, आगे के 2 अक्षर अघोष, बाकी की 3 अक्षर सघोष। अघोष में एक्स्ट्रा क्या है, विसर्ग एक्स्ट्रा है और तीनों आपके सा। सघोष में क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन आएगा। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, या, रा, ला, वा, प्लस इसमें हा छूटा, हा नीचे चला आया और प्लस सभी स्वर। तो सा से सघोष और सा से साथे, इसमें ज्यादा लोग रहेंगे। अंतस्थ व्यंजन भी आएगा प्लस हा भी आएगा प्लस सभी स्वर। कंफर्म हो गया। अगला टॉपिक है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब जानते हैं, अल्प का मतलब कम होता है और महा का मतलब अधिक या ज़्यादा होता है। प्राण का मतलब हुआ जैसे जिसके उच्चारण में मुख से कम होगा। अल्प का मतलब कम ही होता है और महाप्राण का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। तो एग्जाम में परिभाषा नहीं है तो सीधा आपका एग्जाम्पल ही मिलेगा। अभी आपने पीछे पढ़ा अघोष और क्या पढ़ा, सघोष। सघोष को ही क्या कहते हैं, घोष। परिभाषा पता है ना, सघो मैंने साथे, इसमें कंपन साथे हो, सघोष कहलाता है। तो अघोष का मतलब हो गया था कि आ से आगे, आगे के 2 अक्षर अघोष थे तो बाकी के पीछे के 3 अक्षर क्या थे, सघोष। ठीक, अब अल्प प्राण कैसे कंफर्म किया जाए, इसमें भी वही कहानी। अल्प, अल्प मतलब आ से अल्प, आ से आगे, आगे का अक्षर, लेकिन इसमें उठा के चलना होगा। पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा। नियम वही, आ से अल्प, आ से आगे, आगे शुरू करना है, लेकिन इसमें एक उठा के चलना होगा। पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर, ऐसे सब में चलेगा। पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर। यही आपको परीक्षा में कैसे क्या करना है, ऑप्शन रहेगा। कोई मामला अगर फंस जाए कि डा का उच्चारण अल्प प्राण से महाप्राण से, तो तत्काल आपको क्या करना है, टा की पूरी लाइन लिखेंगे कि डा किसमें आता है, कचट तब में, टा ठा। ठीक, ऐसे बना लेंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर अल्प प्राण है और जो दूसरा अक्षर है और चौथा अक्षर ये आपके महाप्राण है। एग्जाम टाइम में आपको हो सकता है बनाना पड़े, तभी आपका कन्फर्म याद कोई नहीं कर पाएगा। अगर डा का पूछ लिया तो आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, 5 लिख लीजिएगा। लिखने के बाद ये कन्फर्म होना चाहिए कि आ से आगे, वा से अल्प प्राण। तो अब पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा। अघोष सघोष में क्या होता है कि
कि आ से अघोष और आगे की लगातार 2 अक्षर लेने हैं। अल्प प्राण में क्या है, पहला लेना है, मतलब आगे से ही लेना, लेकिन एक उठा उठा के चलना हो, 1 3 5, ठीक है। देखिएगा अभी और इसमें है अल्प प्राण में एक्स्ट्रा क्या, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। अल्प प्राण में लिखा हुआ है कि पहला अक्षर लेना है तो आ से आगे, आ से अल्प, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर। एक्स्ट्रा क्या आपका है, अंतस्थ व्यंजन या र ल व, तो आ से अल्प, आ से अंत, ठीक। महाप्राण में तो जब 1 3 5 इनका हो गया तो बचा क्या, 2 4, प्लस महाप्राण में क्या लेना, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, सा सा सा, हा भी आपको लेना है। फिर से मैं लिख दिया है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण किसे कहते हैं, दूसरा और चौथा। संयुक्त स्वर मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया था, ठीक है। अभी 2 आपके लास्ट हैं, इसके बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएंगे। एक आपको मिला है संपृक्त ध्वनि और एक मिल रहा है युग्मक ध्वनि। संपृक्त ध्वनि कैसे के देखिए आप लोग, एक ध्वनि जब 2 ध्वनियों से जुड़ी होती है तब यह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। परिभाषा आता है कि जब एक ध्वनि जब 2 ध्वनियों से जुड़ी होती है, ध्वनि मतलब होता है अक्षर होता है, जब एक अक्षर 2 अक्षरों से एक अक्षर जब 2 अक्षरों से जुड़ा होता है तब यह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे देखिए कम्बल लिखा हुआ है, कम्बल में क्या है, यहाँ का और बा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि जुड़ा हुआ। देखिए ये जो माँ आधा है ये आपका माँ का पे भी दबाव डाल रहा है और बा पे भी दबाव है। ये जो माँ आधा लिखा हुआ ये दोनों से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा हुआ। अगर मैं इस तरह लिख देते हैं कम बल, तो क्या बताइए माँ इससे अटैच है, नहीं अटैच है। लेकिन कम बल, ये माँ जो है दोनों से अटैच है, दोनों पे दबाव डाल रहा है। तो जब एक ही अक्षर 2 ध्वनियों, एक ही अक्षर जब 2 अक्षरों से जुड़ा होता है तो संपृक्त ध्वनि कहलाता है। अगला है परिभाषा युग्मक ध्वनि। युग्मक मतलब युग्म शब्द, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। और ध्यान दीजिएगा ये द्वित्व वाला होगा, देखिएगा ये पढ़ाए थे आपको। जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए, द्वित्व का मैंने आपको बताया था, द्वित्व का मतलब होता है एक अक्षर आधा हो। याद कीजिएगा पीछे बताए थे, द्वित्व का मतलब होता है कि जब एक अक्षर आधा और एक अक्षर उसका पूरा लिखो, लेकिन सेम अक्षर होना चाहिए, सेम अक्षर। जब एक ही ध्वनि, एक ही अक्षर 2 बार आए, एक कटे में एक पूरे में, तो क्या होता है युग्मक मतलब जोड़ा। ये जोड़ा है कि नहीं, दिल्ली एक आधा ला है एक पूरा ला, तो जोड़ा बनना, लेकिन एक आधा है पूरा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, ये वन रक्षक में परिभाषा आया हुआ था, यूपी SSC ने करवाया था वन विभाग में। तो परिभाषा आया था कि जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तो उससे क्या कहते हैं, तो जब एक ही अक्षर 2 बार आएगा, एक आधे में पूरे में, तो युग्म जोड़ा बनना, और जोड़ा बनता है तो युग्मक ध्वनि। देख लीजिए एग्जाम्पल, आधा पूरा, आधा ला पूरा ला, आधा का पूरा का, मतलब ऐसे आपके होते। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ध्यान सभी लोग फटाफट तेजी से। भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैंने आपको बताया दिया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, ध्वनि होता है, अक्षर, चाहे वर्ण होगा चाहे ध्वनि होगा, अक्षर होगा, ठीक। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण है, तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णमाला देवनागरी लिपि के हिसाब से। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली, मैंने बताया था कि स्वर जो है अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन व्यंजन आपका स्वतंत्र नहीं है, व्यंजन को सहायता लेना पड़ता है स्वर की, ठीक। 4 नंबर छोड़ दीजिए आप। इसके बाद देखिएगा आप लोग 5 नंबर, निम्नलिखित में अग्र स्वर नहीं है। अब देखिए अग्र स्वर किसे कहते हैं, आपको पहले परिभाषा बता दें। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए अग्र मतलब आज से अग्र और आज से आगे, जिस अक्षर को बोलने में जीभ का भाग आगे आ जाए, आगे की जीभ से बोलते हो अग्र स्वर। मध्य स्वर में देखिए बीच में रहे, छोटा नहीं बोलना, आ बोलना, आ बोलने पे स्वर ना आगे जाएगा ना पीछे। एक ही इसका एग्जाम्पल है, मध्य स्वर कौन है, आ। पा से पश्चिम और पा से पीछे, जिस अक्षर को बोलने में, तो स्वर की बात कर रहे हैं, स्वर का ही टाइप चल रहे हैं, तो स्वर में छूट गया तो इसे हल्का सा बता रहे हैं। स्वर पश्च स्वर, व्यंजन में आपको नहीं जाना है। स्वर पा से पश्चिम, पा से पीछे, जिस स्वर को बोलने में जीभ पीछे जा रहा हो वो आपका पश्च स्वर है। अभी आपको एग्जाम्पल पता चलेगा। तो निम्नलिखित में कौन अग्र स्वर नहीं है। जब आप छोटी ई बोलेंगे, छोटी तो जीभ आपका आगे जा रहा होगा, आज से अग्र, आज से आगे,
ए बोली तो जीभ आपका आगे जा रहा होगा, ए बोली आगे जा रहा है, आ इसको आ, ये जीभ आगे पीछे जा ही नहीं, इससे आपका ये अग्रस्वर नहीं मध्य स्वर है। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हिंदी वर्णमाला में अंगा अहा क्या है? तो अंगा अहा आपका अयोग वा है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है तो उसको कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे एग्जाम्पल ओम, जो काफी लंबा टाइम लगता है। फिर निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इया, ये आपका स्वर नहीं है, आपका व्यंजन में जाएगा। ये 5वां अक्षर नासिक वाला व्यंजन है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर में नहीं आता है, ठीक। अगला क्या है? उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? 3। जीभ के हिसाब से 1, 2, 3। जीभ आगे जा रहा है कि जीभ पीछे आ रहा है कि जीभ बीच में ही है, ठीक। 12 है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना, देखिए बिना उच्चारित नहीं हो सकती। जो व्यंजन होता है बिना स्वर के आप नहीं बोल सकते, क्योंकि स्वर जो है स्वतंत्र है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, उसको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्या उत्तर होगा? व्यंजन। निम्नलिखित में कौन एक स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन का से माँ तक होता है। कहाँ तक होता है? का से माँ तक। सा तो बाहर हो जाएगा, छा ही सही है। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। सा हा ऊष व्यंजन है आपका छा, क्योंकि का से लेकर माँ वाले पार्ट में छा पड़ेगा आपका। हिंदी वर्णमाला के अंतिम 5 मात्राओं का तुमने आपको क्या बताया था? का, खा, गा, घा, अंगा। ये जो 5वां अक्षर होता है ये अनुनासिक या नासिक के व्यंजन कहलाता है। अब देखिए फिर से आपके सामने है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ये मामला फंस जाता है। 11 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। 13 कब बनता है? जब सवाल में अयोग वाह की संख्या शामिल कर ले जाए, अंगा वाह तो 13, लेकिन अधिकतर आप मान चलिएगा 11 ही सही है। बाकी एग्जाम टाइम में एग्जामिनर क्या मानता है, ये बहुत विवादित क्वेश्चन है। या तो 11 ऑप्शन है या तो 13, अगर दोनों आ गए तो मामला एग्जामिनर के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ये लिखा हुआ छोटा ऊ लिखा हुआ, छोटा ऊ ए इया, ये आपका स्वर नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? अब देखिए आ गया, अब कैसे याद करेंगे? निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? तो टा मतलब कचट तब चा वाली लाइन का टा की लाइन। तो निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? देखिए टा, ठा है, ड़ा है, ड़ा है, घा नहीं, घा तो इस ग्रुप का है। तो ये लाइन जब याद होगा तभी इसमें से आप छांट पाएंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो एक कोड था 1133, 33 आपके व्यंजन है, ठीक है। अगला देखिएगा आप लोग, क्षत्रिय वाला छा है उसका निर्माण किससे हुआ है? तो का प्लस सा, चौथा ऑप्शन इसका सही आपका है, ठीक है। क्योंकि क्षत्रिय का छा अगर आपको लिखना है तो या तो इसका स्पेलिंग देखिए KSHA, तो के मतलब का और सा मतलब ये वाला सा, तो का पे हलंत होता है, आधा सा पे नहीं लगता है। निम्नलिखित में कौन दंत से, दांत से, देखिए दांत की लाइन ये वाली है क्योंकि इसका कोड था कंता मूद ओ, 1 2 3 चौथा सेट, ता वाली लाइन, ये दांत वाली लाइन है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन दंत व्यंजन है? तो देखिए ता आपका हो गया। निम्नलिखित में कौन मूर्धन है? मूर्धन का मतलब हो गया तीसरी लाइन ये वाली, तो हमें लगता है ये सभी हैं, डा है, ड़ा है, ड़ा, ये सभी हैं। बड़ी ई ध्वनि किस प्रकार की वर्ग है? ये भी आपको नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ा देंगे। अग्र स्वर, देखिए अग्र मतलब क्या? आ से अग्र, आ से आगे। बड़ी जब बोलेंगे तो जीभ आगे आएगा। दीर्घ स्वर मतलब होता है जिसमें जो भी बड़ा आ वाले आइटम होते हैं दीर्घ स्वर, मतलब ये सभी इसमें सही है। निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण? अल्प प्राण का मतलब कहता है आ से आगे, आ से अल्प, लेकिन अल्प प्राण का नियम है 1 3 5, पहला तीसरा पांचवा अक्षर। देखिए पहला सेट सही है कि नहीं? वो तो होगा नहीं। का होगा पहला तीसरा अक्षर बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन सही है बिल्कुल। निम्नलिखित में नासिक, नासिक मतलब अनुनासिक, 5वां अक्षर होता है नासिक, इसमें इया से ही 5वां अक्षर नासिक या अनुनासिक। निम्नलिखित में पस, पास से पश्च, पास से पीछे, बोलते समय जीभ पीछे चली जाए। पहली बात है स्वर लिखा हुआ है तो ये स्वर नहीं है, हमें स्वर में पश्च देखना है। अब ये 2 ऑप्शन फंस रहे हैं। छोटी ई जब बोलते हैं तो जीभ आगे जाता है, बड़ा आ बोलते हैं तो जीभ पीछे जाता है, इसका मतलब यही वाला सही है।
देवनागरी वर्णमाला में कितनी ध्वन, ध्वन माने अक्षर कितने हैं? 52। देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन पहला, ये सब वर्ग है ना, तो टोटल कितने हैं यहाँ से यहाँ तक लिखिए, तो वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? अब चाहे इसको स्पर्श व्यंजन कहिए, और टोटल वर्ग कितने? का से मा तक 25। कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है? कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है? तो अंगा से आहा तक होता है। अब देख लेते कौन सा नहीं है। इसमें आपका अंगा नहीं हुआ, क्योंकि ये अयोग वाह की संख्या में माना जाता है। छोटा आ है, ऋण है, ए है, लेकिन अंगा आपका स्वर नहीं है। ठीक है, अगला और लास्ट आपके लिए होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई। मैंने आपको 3 चीज बताया। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण है, अक्षर है या ध्वनि है। जैसा ऑप्शन हो वर्ण, अक्षर, ध्वनि, तीनों में से एक ही चीज मिलेगा आपको। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में कंठ का, कंठ से, तो कंठ की लाइन पहली होती है। कौन सी? देखिए है का पहला ऑप्शन है का और खा, सही चल रहा है। या और आ कंठ से नहीं बोला था। चा और जा जो है ये आपका तालु से बोलाता है। तो बस पहला ही ऑप्शन सही है। का और खा किससे बोलाता है? कंठ से, क्योंकि ये वायलेंट कंठ से बोली जाती है। ठीक है, स्थान के आधार बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा? मूर्धन्य। अब यही चीज फंसता है कि कौन से मूर्धन्य, इसका हमने कोड बता दिया है। कंता मूद ओ, तो कंता मूद में तीसरी लाइन ये वाली आपकी मूर्धन्य है। तो मूर्धन्य में देखिए मिलाना पड़ेगा आपको। कैसा ऑप्शन है? गाव घा, तो ये आपका कंठ से हो जाएगा। जाओ झा, ये आपका तालु से हो जाएगा। तीसरी लाइन में आपको आनी है डावड़ा, इसी तीसरी लाइन का मिल गया आपका, और ये मिल गया तो मूर्धन्य वाला है। निम्नलिखित में कौन? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण का मतलब होता है आ से आगे, आ से अल प्राण। अल प्राण का नियम है पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर। का होगा पहला, का होगा पहला और तीसरा अक्षर है। ठीक है, निम्नलिखित में नासिक व्यंजन, नासिक बनाते हैं ना से नासिक, पांचवा अक्षर ही नासिक कहलाता है। नासिक, यहाँ आपका नासिक में आ गया। फिर उसके बाद आपका है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो हमने बताया था आपको कि कंठ और तालु, कंठ और तालु दोनों मिला के ए और ए कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोग व 2 होते हैं, अंगा और आहा। निम्न बताइए कि किस शब्द में द्वित्व, मैंने बताया द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि एक अक्षर आधा आना चाहिए, एक अक्षर पूरा। देखिए दिल्ली में ला आधा और ला पूरा, जब एक ही अक्षर 2 बार आएगा, एक आधा पूरा, तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। जितने भी शा 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 हा होते हैं वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। फिर लिखा हो कि निम्नलिखित बताइए कि हटा दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण? मैंने बताया था कि सघोष को ही घोष कहते हैं, सघोष को ही घोष कहते हैं। तो बताया गया था कि आगे के जो 2 होंगे वो आपके अघोष होंगे, और जो पीछे के 3 होंगे उसको सघोष या घोष कहेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सघोष है? देखिए खा, तो खा आपने कहा इधर नहीं होगा। चा आगे का अल्प है। माँ, माँ देखिए लास्ट में है। ये चार्ट जब तक नहीं बनाएंगे आप, तब तक आप अघोष सघोष नहीं लगा पाएंगे। और कुछ है निम्नलिखित में कौन सा अमानक, मैं बताया कि भा होता है, भा मतलब नीचे घुमा दिया जाएगा। भा 2 ऑप्शन, भा और भा, लेकिन ये भा नहीं होगा, ऐसे भा होगा और थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, उसी को अमानक वर्ण। का के नीचे बिंदु, गा जो बिंदी होती है, इस बिंदु में बताया था कि कौन से बिंदु कहते हैं? नुक्ता, जो खाते नुक्ती, नुक्ता बिंदु। और जो ये सब बिंदु वाले शब्द होते हैं वो अरबी फारसी शब्द कहलाते हैं। ठीक है।